Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone will be fine. आज हम बेटा इस सीरीज का जो हमने बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और बेटा अगर ये पूछा गया एग्जाम में तो ये बेटा 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो बेटा ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो बेटा हम सीधे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज द लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 32 ऑफ दिस सीरीज। ध्यान रखोगे बेटा, लेक्चर 32। टॉपिक क्या है बेटा, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है। और सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले बेटा और एक चीज हमें यहां पे समझनी है, दैट इज रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? देखो बेटा ध्यान से, यहां पे हमारे पास एक मार्कर है, एक बॉडी प्रेजेंट है। अगर मेरा बेटा मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, अब उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बेटा जो इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स की जो बेटा डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है। इसको हम बेटा बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बेटा नटशल में हम ऐसा बोलेंगे, कोई भी बॉडी जब हम बेटा उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब उस बॉडी में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन पार्टिकल्स के दरमियान बेटा डिस्टेंस भी होगी कुछ। जब भी हम बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो पार्टिकल्स की डिस्टेंस होती है वो बेटा चेंज नहीं होती है, दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब लेकिन बेटा पॉइंट ये है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो बेटा चेंज हो जाता है वहां पे। लेकिन जब भी हम बेटा फोर्स अप्लाई करते हैं, थोड़ी बहुत चेंज, मान लो कि थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, वो चेंज हम बेटा नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम समझते हैं कि ये बॉडी कौन सी बॉडी है बेटा, रिजिड बॉडी। समझ में आया बेटा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो न, कोई भी बॉडी जिसपे हम बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, अब उस बॉडी में तो बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन पार्टिकल्स के दरमियान बेटा डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। जब भी मैं बेटा इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, उन पार्टिकल्स के दरमियान बेटा डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, दैट बॉडी इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। उस बॉडी को हम बेटा बोलते हैं कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी। अब ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास बेटा कॉन्सेप्ट हम यूज कहां पे करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो बेटा मैं यहां पे एक बॉडी लूंगा, रिजिड बॉडी है ये भी, सर्कुलर, इट इज रिजिड बॉडी बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका एक सेंटर पॉइंट मैंने बेटा यहां पे लिया। अब रिजिड बॉडी में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई बड़ी रिजिड बॉडी होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे बेटा एक पार्टिकल हम लेंगे m1, यहां पे दूसरा पार्टिकल, यहां पे तीसरा पार्टिकल, ठीक है। अब ये बॉडी जो है ये बेटा आगे जा रही है, रोटेट भी हो रही है और आगे जा रही है, ठीक। अब इसकी एक वेलोसिटी होगी बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी दूसरी वेलोसिटी होगी। अब इस वाले पॉइंट की बेटा और वेलोसिटी होगी, ठीक। अब ध्यान से देखो, हर एक पार्टिकल की बेटा यहां पे वेलोसिटी अलग अलग है, मींस लीनियर मोमेंटम भी बेटा यहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस इस बॉडी में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं हर एक पार्टिकल की अब यहां पे मोशन को स्टडी करूंगा बेटा, तो ये बेटा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब इस चीज को हम बेटा आसान बनाने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी, और हम बेटा कहेंगे सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी और सिस्टम वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ध्यान से देखो बेटा, अब ये पूरी बॉडी है यहां पे, अब इसका सेंटर पॉइंट है, अब इस सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मींस
the whole mass of the body is supposed to be concentrated at that point. Important point है बेटा, whole mass is supposed to be concentrated at this point. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि सारा मास सेंटर ऑफ इसी पॉइंट पे प्रेजेंट है, नो नॉट एट ऑल। सिर्फ बेटा हम बोलते हैं कि जो टोटल मास है दैट इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पे जो हमें स्टडी करना था हर एक पॉइंट की बेटा, जो मैं अभी बता रहा था तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब हम मोशन स्टडी करते हैं सिंपली बेटा इस सेंटर ऑफ मास की। जब हम बेटा सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करते हैं, इजीली हम बेटा रिजिड बॉडी की मोशन को भी स्टडी कर पाते हैं। दैट इज वाई बेटा हम सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सिंपली बेटा आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन खुद से लिखोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास is that point of the body or system where whole mass of the body is supposed to be concentrated। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बेटा ये जो सेंटर ऑफ मास है इट कैन बी इनसाइड द बॉडी, ये बेटा इनसाइड भी हो सकता है, और इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी भी ये हो सकता है बेटा। ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा यहाँ पे एक रिंग लूंगा, रिंग का जो बेटा सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज एट द सेंटर। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा यहां से है, ध्यान से देखो यहां से, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां पे है? एट द सेंटर। इसका ये मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। ये सारी चीजें फिर डिपेंड करती है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। कोई भी बॉडी उसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी हिसाब से बेटा उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये बेटा इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बेटा आप खुद से लिखोगे। ठीक, हम आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे, दैट इज सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। अब ये चीजें बेटा मैंने यहां पे एक्सप्लेन की सिर्फ सेंटर ऑफ मास को बेटा समझाने के लिए। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे। ध्यान रखोगे, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बेटा, दिस एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहां पे हम लेंगे बेटा पॉइंट ए पे हम लिखेंगे पार्टिकल एक लेंगे, इसका मास m1 हम बेटा लेंगे। यहां पे बेटा और एक पार्टिकल हम पॉइंट लेंगे पॉइंट बी, यहां पे और एक पार्टिकल दैट इज मास m2। अब ऑरिजिन से m1 तक जो पोजीशन वेक्टर आएगा बेटा दैट इज r1 वेक्टर, और ऑरिजिन से m2 तक बेटा जो है दैट इज r2 वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये मास m1 है, ये मास m2 है। अब जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा ऑब्वियसली दैट विल बी द इन बिटवीन द टू। अब क्या वो सेंटर पे होगा, क्या वो क्लोज टू m2 होगा, क्या वो क्लोज टू m1 होगा, वो अब डिपेंड करेगा बेटा ये m1 कितना है, m2 कितना है। ठीक है बेटा, अगर m1 और m2 बेटा सेम है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा। इन केस बेटा m2 यहां पे ज्यादा हो तो सेंटर ऑफ मास बेटा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स m2। अगर बेटा m1 ज्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स m1। तो ध्यान से देखो, हम यहां पे एक पॉइंट लेंगे बेटा, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो हम ओरिजिन से मेरा बेटा लेंगे दैट इज RCM वेक्टर। RCM यही हमें बेटा निकालना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखोगे बेटा, ये हमें निकालना है। ठीक, अब देखो एक्सटर्नली बेटा इस पार्टिकल पे मैं फोर्स F1 अप्लाई करूंगा, M2 पे भी बेटा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली दैट इज F2। अब इंटरनली जो बेटा यहां पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, पार्टिकल ए बेटा पार्टिकल बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और पार्टिकल बी भी बेटा वापस किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पार्टिकल ए पे। तो देखो ध्यान से, दिस इज इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2,
या हम कहेंगे दिस इज द इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल बी ऑन पार्टिकल ए। और ये क्या है बेटा, दिस इज इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल ए ऑन पार्टिकल बी। इसको हम बेटा ऐसे लिखेंगे F21 वेक्टर, दिस इज F12 वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर ये दो फोर्सेस बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस इन पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब F12 F21 ये दोनों बेटा क्या है, इंटरनल फोर्सेस एक्सर्टेड। F12 इज व्हाट, internal force exerted on particle A due to particle B. F21 is internal force exerted by particle A on particle B. ध्यान से देखो आप बेटा, सिंपल। According to Newton's third law of motion, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है बेटा, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबको बेटा पता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, अगर F12 क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस F21। सिंपल है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ। और आई कैन राइट F12 ये बेटा यहां पे आएगा प्लस F21 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मेरा बेटा हम नाम देंगे यहां पे इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं यहां पे बेटा बात करूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अब जो ही मैं बेटा अब सिस्टम की बात कर रहा हूं तो दोनों मास बेटा अब इंक्लूड हो जाएंगे, मास M1 एंड मास M2। अब देखो सिस्टम की बात करेंगे तो F1 भी बेटा अप्लाई हो रहा है, F2 भी अप्लाई हो रहा है, F12 भी अप्लाई हो रहा है, प्लस F21 भी अप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखो, टोटल फोर्स वो हम बेटा F रखेंगे, एक्टिंग ऑन सिस्टम इज गिवन बाय, बहुत इजी है बेटा, ध्यान डायग्राम की ओर ध्यान रखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल फोर्स बेटा सिस्टम पे F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, या बेटा हम लिखेंगे F1 वेक्टर प्लस F12 ये बेटा मास M1 पे अप्लाई हो रहा है, प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, ये फोर्स बेटा किस पे अप्लाई हो रहे हैं, मास M2 पे। दिस इज द टोटल फोर्स। कैन आई राइट दिस इक्वेशन, देखो ध्यान से, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस मेरा बेटा ध्यान से देखोगे F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। अगर आप बेटा इक्वेशन फर्स्ट की ओर देखोगे F12 प्लस F21 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो क्या मैं बेटा इसके बदले 0 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली बेटा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ध्यान से देखो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिलेगा, F आ जाएगा सिंपली बेटा बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखो बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट मतलब इसके बदले बेटा हमें 0 लिखना है, वही हमने काम किया बेटा, इसके बदले 0 लिखा तो टोटल फोर्स किसके बराबर मिला हमें बेटा, F इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और इस इक्वेशन को बेटा हमने नाम दिया है इक्वेशन सेकंड। शाबाश बेटा, यहां तक कॉपी करो, तब तक हम पानी पी के आते हैं, जल्दी क्विक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए। डेरिवेशन बेटा थोड़ी बहुत लंबी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम के लिए, इसलिए जरूरी बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। करूं मैं बेटा यहां तक ग्राफ, ध्यान रखना बेटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये चीजें बेटा आगे यूज हो जाएंगी। मैं ये बेटा रब करूंगा। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बेटा आप दिमाग में रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम बेटा लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है बेटा हम सब ने क्या? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। अब इस M1 की बात करेंगे बेटा। M1 पे टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखो। एक तो F1 मेरा बेटा इस पे अप्लाई हो रहा है, प्लस कितना और क्या हो रहा है बेटा, F12। अब इसकी वजह से बेटा इसका क्या हो जाएगा, चेंज मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ तो बेटा वही बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। F1 वेक्टर बहुत इजी है बेटा, अगर आप ध्यान रखोगे तो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेरिवेशन बेटा थोड़ी बहुत लंबी है, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप्स है, ध्यान रखो। M1 की मैं बेटा अभी बात कर रहा हूं, पार्टिकल ए की। अब इस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, पहले F1, शाबाश बेटा, प्लस अब इसी बॉडी पे और फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज F12 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम d by dt M1 V1 वेक्टर। वी विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन थर्ड बेटा, ठीक है। और एक चीज बेटा, शाश पार्टिकल बी M2 पे कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, F2 एंड F21। तो क्या लिखेंगे, F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो मेरे बेटा मिलेगा, दैट इज M2 V2 वेक्टर। और इस इक्वेशन को बेटा हम बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। We will call this equation as equation fourth बेटा, थर्ड तो हमने दिया है ना, इक्वेशन फोर्थ ना। ऐड करो बेटा दो इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अब ऐड करेंगे हम बेटा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, तो क्या मिलेगा, शाश d by dt M1 V1 वेक्टर बेटा प्लस d by dt M2 V2 वेक्टर। यहां से बेटा क्या मिलेगा, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। आप बेटा ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा बेटा हम काम करेंगे, d by dt को बाहर लाएंगे तो क्या रहेगा, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से बेटा क्या आएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस, इसको हम बेटा अलग अलग भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। शाबाश बेटा, यहां तक कॉपी करो, क्विक स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। अब ये डायग्राम है बेटा, अब रब करूंगा, डायग्राम जरूर बनाना वहां पे बेटा। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बेटा आप दिमाग में रखोगे, वो बेटा यहां पे आप काम आने वाला है। ये मैं बेटा रब करूंगा अब यहां पे। अब यहां तक तो बेटा आपने लिखा होगा, देखो अब ध्यान से। अब हम बेटा काम करेंगे यहां पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब याद करो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। और बेटा इक्वेशन सेकंड क्या था, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। वही दो इक्वेशंस मेरा बेटा यहां पे हम यूज करेंगे, तो d by dt मिलेगा सिंपली बेटा क्या, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसके बदले बेटा 0 और इसके बदले बेटा क्या मिलेगा, F। ध्यान से देखो, इज इक्वल टू F सिंपली। और बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू d by dt
m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। इसको बेटा यहां पे लिखा बस, और तो कुछ किया ही नहीं, सिंपल। अब बेटा देखो ध्यान से, कैन आई राइट इट लाइक दिस m1, यहां पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो यहां क्या लिख सकते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो है बेटा दिया है, दैट इज r1 वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? d r1 वेक्टर डिवाइड बाई dt, ये बेटा v1 के बराबर मिलेगा, प्लस m2 dr2 वेक्टर बेटा डिवाइड बाई, क्योंकि m2 का जो पोजीशन वेक्टर मेरा बेटा है दैट इज r2 यहां पे, ठीक। f इज इक्वल, ध्यान से देखो बेटा dt है ना, अब यहां से मेरा बेटा dt कॉमन लाएंगे, d बाई dt, तो क्या रहेगा बेटा अंदर? m1 r1 शश प्लस m2 r। सिंपल बेटा, क्या काम किया हमने dt को यहां से कॉमन लाया, यहां पे रहा m1 r1, यहां पे m2 r2। और एक स्टेप जो बेटा यहां पे मिलेगा दैट इज d स्क्वायर डिवाइड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? m1 r1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई बेटा m2 r, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो ये इक्वेशन है यहां पे, इसको हम बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड से बेटा m1 प्लस m2 से, ठीक है। यहां तक पहले कॉपी करो, ये तो बेटा सिंपल स्टेप्स है। डिफरेंशिएशन बेटा जिसको आती है उसके लिए बेटा बहुत इजी है ये, ठीक है, बहुत इजी है उसके लिए। और मुझे पता है कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आती है, तुम लोग बहुत काबिल बच्चे हो। इतनी डिफरेंशिएशन तो बेटा हर एक को आती होगी जरूर। शाबाश बेटा, स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप लोग कॉपी कर लेना इसको। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, शाबाश बेटा, आर एच एस बाई m1 प्लस m2 वी गेट। अब ध्यान से देखो, तो क्या मिलेगा बेटा? सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई भी बेटा कर रहा है m1 प्लस m2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 होल डिवाइड में बेटा क्या मिलेगा? m1 प्लस m2। अब इसको हम नाम देंगे बेटा, अभी तक इक्वेशन 4th, वी विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 5th। देखो बेटा, अब हम लेंगे बेटा एक पॉइंट, कंसिडर अ पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, हैविंग मास m1 प्लस m2 and position vector RCM vector on which force, ध्यान से देखो बेटा, फोर्स F acts। हमने एक बेटा पॉइंट लिया है, मास क्या है? m1 प्लस m2, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? RCM वेक्टर, उस पे बेटा फोर्स F एक्ट हो रहा है, ठीक है। देन अब जो ही बेटा फोर्स F अप्लाई हो रहा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या बेटा मिलेगा? फोर्स
इज इक्वल टू मास कितना है बेटा m1 प्लस m2 इंटू मेरा बेटा क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा वहां पे वेलोसिटी मिलेगी, अगर वेलोसिटी की फिर से बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तुम लोग तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगी। अब अगर मीन्स बेटा डबल डिफरेंशिएशन हमें डिस्प्लेसमेंट की करनी है, यहां बेटा बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या हम बेटा इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे बेटा बहुत इजी है, F इज इक्वल m1 प्लस m2, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा d स्क्वायर dt स्क्वायर RCM वेक्टर। मीन्स बेटा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर वो क्या हमें बेटा देगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट जिसका मास कितना है m1 प्लस m2, उसी मास का बेटा पोजीशन वेक्टर क्या है दैट इज RCM वेक्टर। वही हमने बेटा लिखा, इस a के बदले हमने लिखा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर दैट इज RCM dt। ठीक है सिंपल। अब ध्यान से देखो, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 6। अब सिंपली बेटा यहां पे क्या करेंगे कंपेयर इक्वेशन किसको, एक बेटा हम इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 6 से। कंपेयरिंग, शाबाश बेटा ध्यान रखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, शाबाश बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट। अब ध्यान से देखो यहां पे भी बेटा f, यहां पे भी f, यहां पे m1 प्लस m2, यहां पे भी m1 प्लस m2, यहां पे d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। अब यहां पे बेटा क्या है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यहां पे क्या है RCM। तो क्या मैं बेटा कंपेयर करके लिख सकता हूं जो RCM है दैट इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय ये है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही हमें बेटा यहां पे फाइंड करना था। ठीक है शाबाश बेटा, कॉपी करो इसको क्विक। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी बेटा क्या 5 मार्क्स का। ये RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहां पे लिखेंगे बेटा पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा RCM, पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर RCM इज कॉल्ड बेटा, उसी को हम बोलते हैं क्या सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को मेरा बेटा हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास सिंपली। ठीक RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, जो ये सेंटर ऑफ मास होता है इट कैन बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक, अब यहाँ पे बेटा हम सेंटर ऑफ मास को डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत चांसेस है बेटा एग्जाम में आने के। प्लस बेटा अगर ये एग्जाम में आया ये वाला क्वेश्चन तो बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, कल के लेक्चर में हम बेटा यहीं से इसी चैप्टर से कुछ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या रहेगा बोर्ड के लिए वो हम बेटा कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, आई थिंक आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, इट इज एनफ। प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।